हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स वन। जी हाँ, मैथ्स वन में टोटल 7 चैप्टर्स होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 7 चैप्टर क्या क्या है। पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, दूसरा है मैट्रिसेस, तीसरा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, और लास्ट हमारा होता है बच्चों एलपीपी। अब ये सातों चैप्टर एक ऐसे चैप्टर्स है ना जो बच्चे पसंद भी करते हैं कुछ और कुछ पसंद नहीं करते, बट हाँ पसंद होने की कैटेगरी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे वेक्टर्स और लाइन प्लेन हो गया तो लोगों को पसंद नहीं आता बिकॉज ज्योमेट्रिकल पार्ट है, लेकिन जो बच्चा उसको पढ़ता है ना ऑटोमेटिकली उसको मजा आने लगता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, इस मैथ्स वन के अंदर कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इजी माने जाते हैं, जहां से आपको फिक्स क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैट्रिसेस की, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिकल लॉजिक की, मैं बात कर रहा हूं एलपीपी की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी ले सकते हैं। तो 7 में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप एकदम आसानी से चीजें क्रॉस कर लोगे। मतलब अच्छा खासा 15 बोल रहा हूं 20-25 मार्क्स तो कहीं नहीं गया इन सारे 4 चैप्टर से, राइट। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिकल लॉजिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बच्चे परेशान होते हैं, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आप पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, आपको इस लेक्चर के बाद आइडिया मिल जाएगा कि इस मैथमेटिकल लॉजिक में क्या होता है और क्या नहीं होता और क्या चीजें पढ़नी है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा सर इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहे, सर मैथमेटिक्स का नाम लेकर के इंग्लिश तो नहीं सिखा रहे, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत मजा आता है। चलो ज्यादा ज्यादा डिले नहीं करूंगा मैं आपको और स्टार्ट करता हूं आज का हमारा सेशन। ये चैप्टर जो है बच्चों, मैं सही बोलूंगा तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। 8 मार्क्स का चैप्टर माना जाता है, और इस 8 मार्क के चैप्टर से क्या क्वेश्चन आना है और क्या क्वेश्चन नहीं आना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आज चलो पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप लोग जरा सोचो कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोल दिया अर्थ इज अ प्लैनेट, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। सोचो सोचो सारी बातें के बारे में। मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, एक सुंदर कन्या सामने से गुजरी, आपने बोल दिया व्हाट अ गर्ल शी इज, तारीफ कर दिया आपने, है कि नहीं? किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर, गुस्से में पानी मांग लिया, विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य यहां पे ये है बच्चों कि आप ये सारे जो सेंटेंसेस हैं रोजमर्रा की लाइफ में आप यूज करते हैं, लेकिन इन सारे सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स में निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई इज इन यूएसए, क्या मुंबई महाराष्ट्र में है? क्या नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आप क्या बोलोगे? सर नो, गलत बोल रहे हो आप, फॉल्स बोल रहे हो। अगर मैं यही बोलूं कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, सर ट्रू, आमची मुंबई इज ऑलवेज इन महाराष्ट्र, कंफर्म। कहने का मतलब यहां पे क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं। जैसे कुछ और भी लेता हूं मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे? सर माझा नाव केशव आहे, माय नेम इज रमेश। मतलब जो भी आपका नाम रहेगा आप बोलोगे, जिस भी लैंग्वेज में रहेगा। दैट मीन्स यहां पे आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, ना कि ट्रू और फॉल्स। मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, आप क्या बोलोगे? ट्रू, फॉल्स। अरे कैसा बोलेगा ट्रू और फॉल्स? वहां पे क्या आ जाएगा? यस सर, फाइन, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम ट्रू और फॉल्स बोल ही नहीं पाते, चाहते हैं बोलना बट निकलता ही नहीं है। यस तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इस मैथमेटिकल लॉजिक में इज व्हाट गाइस? लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लॉजिकल स्टेटमेंट। ध्यान से देखना, लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, तो मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉजिकल स्टेटमेंट। तो लॉजिकल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? किसी ने पूछा व्हाट इज लॉजिकल स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे सर अ स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू, ईदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट
बोथ, दोनों नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो उसकी वैल्यू होगी ट्रू या तो उसकी वैल्यू होगी बच्चों फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, सर ट्रू भी है फॉल्स भी, पॉसिबल है क्या? नहीं। या तो मुंबई महाराष्ट्र में होगा या तो नहीं होगा। अगर है तो आप ट्रू बोलोगे, अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स। सो लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? सो लॉजिकल स्टेटमेंट एक ऐसा बंदा होता है जिसकी वैल्यू या तो होती है ट्रू या तो होती है फॉल्स, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अब इसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लॉजिकल स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस। बच्चों सारे क्वेश्चंस, आप कोई भी क्वेश्चन लो, ठीक है? जैसे मैं बोला व्हाट इज योर नेम, आप नाम बोलोगे। राइट, हाउ आर यू, आप अपनी फीलिंग्स बताओगे, मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक हूं। तो जहां भी क्वेश्चंस होता है वहां पे क्या आता है बच्चों? आंसर आता है, ट्रू और फॉल्स नहीं आता। तो किसी ने भी क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को हम जनरलाइज फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रोगेटिव। जैसे आप देखो ना पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पूछताछ करते हैं, सवाल जवाब, उसको बोलते हैं इंटरोगेशन। आपने वर्ड सुना इंटरोगेशन? तो वहां से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है। दूसरा होता है आपका जैसे मैंने बोल दिया इंपरेटिव सेंटेंसेस। सर ये इंपरेटिव क्या होता है? बताता हूं। जैसे आपने किसी को दे दिया ऑर्डर, यस गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या किसी ने आपसे कर दिया रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो है हमारा ऑर्डर या रिक्वेस्ट। सो ऑर्डर या रिक्वेस्ट में आप क्या करोगे? आप काम करोगे। जैसे घर पे पापा पे थक के आए, ठीक है, आप पापा के आने के पहले मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर पढ़े थे और अच्छे से समझा ही नहीं, ध्यान कहीं और था, चीटिंग पे ध्यान था, सुंदर कन्या पे ध्यान था, ध्यान यहां वहां जाता है ना बेटा। यस। तो पापा आए, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ तो पढ़ा, इतना पता है। अब जैसे ही पापा घर पे आए थके मारे एकदम, सोफे पे बैठे और उन्हें बोला बेटा एक गिलास पानी ला, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो तुम सामने पहुंच गए, पापा ट्रू, पापा फॉल्स। ले पापा ने एक लाफा मारा, भाई मैं तेरे से पानी मांग रहा हूं तो ट्रू और फॉल्स? कौन पढ़ा रहा है तेरे को ऐसा? तू मेरा नाम बोलेगा मत बोलना, तूने ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान तो कहीं और था, है कि नहीं? तो ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए ध्यान देना कि जब भी कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट बोलेगा तो वहां पे आपको काम करके दिखाना है, न कि ट्रू बोलता है न कि फॉल्स बोलना है। कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स नहीं बोलना है। बात समझ रहे हैं बच्चों? यस। तीसरा होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मतलब आपने पता होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हमेशा लास्ट में इस तरीके के साइन से एंड होता है। जैसे मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल लिया, कुछ ऐसे बेचारे लड़के खड़े हुए हैं, एकदम अपनी पढ़ाई उड़ाई की बातें कर रहे हैं, सामने से एक सुंदर कन्या गुजर गई, एकदम सुंदर कन्या जा रही है, लड़के क्या बोले? वाओ व्हाट अ गर्ल शी इज, कितनी सुंदर कन्या है ये, है कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जी हाँ, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस आपके अंदर के भाव व्यक्त करते हैं, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स को राइट व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं। सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो जो भी मैं ये लिख रहा हूं, चाहे वो इंट्रोगेटिव है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि इनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में नहीं आती। इंपरेटिव भी नहीं होता, एक्सक्लामेटरी भी नहीं होता। एक और बंदा है जिसका नाम है ओपन सेंटेंस। सर ये बाकी तो सुना था, बट ये ओपन सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो क्लोज हो। सर ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोलते हो, मतलब बता दो, समझो क्या होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, मैंने ही बोला ना, नाम लिया, अब आप कंफ्यूज हो, अब आप कंफ्यूज हो बच्चों, अब आप कंफ्यूज हो कि ही मतलब कौन? ही इज अ गुड पर्सन ना, सो ही मतलब कौन? मैं बोलता कि जी हां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द गुड पर्सन, तो आप बोलोगे यस सर ट्रू, यस सर ट्रू, क्योंकि हमारे एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे, प्लस एक अच्छे राष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ट्रू, राइट? फिर मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्लैक इन कलर,
सर क्या ब्लैक इन कलर, नाम तो बोलो। यस, समझ गए ना, कंफ्यूज हुए ना, चीजें क्लोज नहीं है, चीजें फिक्स नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। ओपन, यस, तो इट इज ब्लैक इन कलर, मतलब दिस ब्लेजर इज ब्लैक इन कलर। आप लोग सर ट्रू। तो जहां पर चीजें फिक्स्ड नहीं होती, कंफ्यूजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन सेंटेंस। एग्जांपल, ही इज अ गुड पर्सन, इट इज रेड इन कलर, राइट। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ओपन सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो किसी ने भी आपसे पूछा सर लॉजिकल स्टेटमेंट कौन होता है, कौन नहीं होता, तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या कोई भी सेंटेंस इस चार की कैटेगरी में से आ रहा है। अगर चार में से कोई भी दिख गया तो वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। बात खत्म। अब हमने लॉजिकल स्टेटमेंट तो निकाल लिया बच्चों। लॉजिकल स्टेटमेंट के बाद जो अगली बारी आती है उसकी आती है ट्रुथ वैल्यू की। क्या होती है दोस्तों? ट्रुथ वैल्यू। जैसे ट्रुथ वैल्यू होती क्या, समझ लेते हैं। मतलब एक नया कुछ नहीं है, मतलब ट्रू और फॉल्स, या तो आप कैपिटल टी कैपिटल एफ लिखो या पूरा ट्रू पूरा फॉल्स लिख दो। जैसे मैंने बोल दिया मुंबई इज इन महाराष्ट्र, सर ट्रू। अर्थ इज अ स्टार, सर फॉल्स। ये जो ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रुथ वैल्यू। क्लियर, सिंपल फंडा। चलो, अब हमने स्टेटमेंट सीख लिया। अब स्टेटमेंट के बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, guys, there are two types of statement. First one is atomic, right? तो atomic मतलब सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट नाम से ही समझ में आएगा तुमको, सिंगल स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि सेम सचिन इज अ क्रिकेट प्लेयर, या बोल सकते हैं कि हम लोग सेम अर्थ इज अ प्लैनेट। चलो एग्जाम्पल, या 2 is the only even प्राइम नंबर। ओके, जस्ट एग्जाम्पल, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये भी एक आपका एटॉमिक सेंटेंस है बच्चों। क्लियर? यस। अब एटॉमिक के बाद जो दूसरी बारी आती है, दूसरे टाइप ऑफ स्टेटमेंट की इज व्हाट? सेकेंड वन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों, यस, कंपाउंड स्टेटमेंट। सो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेटमेंट, राइट? राम इज अ बॉय, सीता is playing, then earth is a planet, Mumbai is in Maharashtra, 2 is the only even prime number, yes or no? फिर 64 is a perfect square. So these all are the examples of atomic statement। जहां पे सिंगल आ गया बच्चों उसे हम बोले एटॉमिक। अब जहां पर भी 2 or more statements, जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट आ जाएंगे उसे हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट में 2 या 2 से ज्यादा तो लोग आते हैं, और जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं ना, तो उनको हमको जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? जोड़ना पड़ता है। और उनको जोड़ने के लिए कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स की रिक्वायरमेंट होती है। लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब ये क्या करते हैं सर? कि लॉजिकल कनेक्टिव्स दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। इंग्लिश में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नो सूनर देन, एज सून एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब आपने बहुत सीखा है। लेकिन यहां पर जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं वो पहला होता है आपका नॉट, राइट, जिसको हम बोलते हैं निगेशन। बच्चों उसके दूसरे नाम भी बता दे रहा हूं, निगेशन। दूसरा होता है आपका और, ठीक है। तीसरा होता है आपका एंड। चौथा होता है आपका इफ देन, और पांचवा आपका होता है इफ एंड ओनली इफ। इन्हीं 5 लोगों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही 5 लोग आपको दिखाई देंगे। सो नॉट, और, एंड, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। सो नॉट मतलब होता है निगेशन, मतलब इस में नाम क्या होता है, और का मान होता है बच्चों, यहां पे ध्यान देना। ओके, सो और को हम बोलते हैं बच्चों डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? डिसजंक्शन, मतलब इसका दूसरा नाम है, ध्यान देने से दूसरा नाम है। फिर जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन।
यस। तो याद कर लो, कभी कभी एग्जाम में सब चीजें समझ में आती नहीं, मतलब कभी कभी ये सब वर्ड यूज करता है। सो नॉट मतलब क्या होता है, निगेशन, और होता है डिसजंक्शन, एंड होता है कंजंक्शन। इफ देन को हम बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल। फिर इफ एंड ओनली को हम बोलते हैं बच्चों बाय कंडीशनल। ओके, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नॉट। ठीक है बच्चों, नॉट का मतलब यहां पे क्या हो गया, निगेशन। ध्यान देना, नॉट एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये मैं बना रहा हूं जो टेबल, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रुथ टेबल। और याद रखना, पूरे चैप्टर में इन्हीं 5 लोगों के बारे में आपको पढ़ना है, नॉट, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, राइट। इन्हीं 5 लोगों के बारे में पढ़ना है, इसलिए उनको बहुत ध्यान से सीखो। ये पी है। अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा याद है ना, सिमिलैरिटी आपने क्लास 10th में सीखा है, वैसे ही है। तो पी को हम बोलते हैं निगेशन पी। निगेशन क्या करता है दोस्तों, निगेशन बोलता है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका उल्टा, उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे मैं बोलूं अर्थ इज अ प्लैनेट, ट्रू। अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट, फॉल्स। अर्थ इज अ प्लैनेट ट्रू है ना, तो कोई बोलता है सर नॉट अ प्लैनेट, तो गलत बोल रहा है, झूठ बोलता है, फॉल्स बोल रहा है। समझ गए बात को, यस। तो जिधर भी नॉट आएगा ना, राइट, वो क्या करता है, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देता है, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देता है। बिकॉज दो ही ऑप्शन है ना, आपका स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं। ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। सेकंड, सेकंड हमारा है बच्चा यहाँ पे और को हम बोलते हैं यहाँ पे कंजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन, यस। और को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चा, डिसजंक्शन। अब समझते हैं। आप सिर्फ एंड ही एक ऐसा बनता है जिसके लिए मिनिमम एक ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी लोगों को हमें क्या चाहिए बच्चों, कम से कम 2 स्टेटमेंट, बिकॉज कंपाउंड को जोड़ने के लिए 2 चाहिए। ये होता है P और ये होता है Q। डिसजंक्शन या और का सिंबल क्या होता है, V, पता है ना, V, यस, V किया तो हमारा डिसजंक्शन होता है। और हमेशा रखना, कोई भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो P और Q होता है, ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया अर्थ इज अ प्लैनेट, तो बार बार अर्थ इज अ प्लैनेट लिखना इज वेरी, बोलते हैं ना, डिफिकल्ट टास्क। हमने अर्थ इज अ प्लैनेट को दिखा दिया P से, बस P लिख दिया, मतलब अर्थ इज अ प्लैनेट, ऐसा। तो जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और वो सिंबल्स क्या होते हैं, P, Q, R, S, यही सिंबल्स लिए जाते हैं। और ध्यान देना, वो सिंबल्स स्मॉल लेटर में होने चाहिए, डोंट यूज कैपिटल लेटर्स, ये रूल है। सर क्यों नहीं करना, अरे रूल है रे, रूल है बस, ठीक है। अब ये और क्या हो जाएगा बच्चों, P और Q, देखा आप सभी ने, P और Q। अब समझना सब लोग, जब ये 2 स्टेटमेंट होते हैं ना, तो यहां पे 4 ऑप्शंस आएगा कैसे करने का, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। देख लो, याद कर लो ये चीज, याद कर लो, ठीक है। 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। देखा, जब कभी भी 2 स्टेटमेंट आता है तो कितने रो आएंगे वो कैसे मालूम पड़ता है, तो सर नंबर ऑफ जो रोज होते हैं, इट इज ऑलवेज 2 raised to n, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। सोचो सोचो, हमारे केस में कितने स्टेटमेंट है, 1 and 2, 2 स्टेटमेंट। ये हो जाएगा 2 raised to 2 विच इज इक्वल टू 4। तो कितने रोज आ गए, 4 रो, 1 2 3 4, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ठीक है। अगर यहीं पे 3 स्टेटमेंट होते P Q R तो क्या हो जाता, 2 raised to 3, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहां पे कितने निकल गए सर, 3। So 2 raised to 3, now what is 2 raised to 3, it is equal to 8। So 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 रो बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि कितना रो आएगा वो समझ में आ गया होगा। अब उनकी वैल्यू लिखते कैसे, मैं कैसे समझता हूं, मैं कैसे याद रखता हूं, मुझे पता है यहाँ पे 4 रो आने वाला है, रो रो पता है ना, रो, हाँ 4 रोज आने वाले हैं, तो 4 का हाफ करता हूं, बोलो 4 का हाफ 2, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। फिर 2 का हाफ करता हूं 1, 2 का हाफ क्या होता है 1 ना, सो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स।
अब 2 का हाफ तो 0.5 होता है, 0.5 टाइम्स हम लिख ही नहीं सकते, तो बस यही रखता है। चलो और समझते हैं सर। देखो और मतलब ऑप्शंस है, या तो ये या तो ये। यस, और जानते हो क्या बोलता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। याद कर लो सब लोग, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू। सो सर एक भी है क्या सर? यहां पे दोनों ट्रू है, चलेगा, आंसर ट्रू आएगा। याद कर लो। और क्या बोलता है? एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू। सर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है क्या? देखो यहां पर ये है, दोनों में से, बिकॉज मुझे पी और क्यू का निकालना है, और पी और क्यू फर्स्ट और सेकेंड है। एक भी स्टेटमेंट ट्रू है क्या? देखो है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। एक भी स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, नहीं, समझ गया ना? सो हमने यहां पे नॉट सीख लिया और सीख लिया। अब जो अगली बारी है, अगली बारी है थर्ड वाला, इसका नंबर है अगेन एंड। एंड को हम बोलते हैं बच्चों कंजंक्शन। मस्त मजा आ रहा है मुझे तो, आप लोग को आई होप मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत नई चीज सीख रहे हो आप लोग। चलो सो उसको दिखाते हैं ये वाले सिंबल से, इस तरीके से, पूरी तरीके से ए मत बनाना। चलो यहां पर भी हमें कितना चाहिए? 2 स्टेटमेंट। सो फटाफट बना लेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये होगा आपका P, ये होगा आपका Q, और ये हो जाएगा आपका P एंड Q। सेम 2 स्टेटमेंट, 4 वैल्यूज आएंगी, तो 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 बार ट्रू, 2 बार, फिर 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। और क्या बोल रहा था कि सर अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू बोलने का, दोनों में से ना। एंड क्या बोलता है कि दोनों में से दोनों ट्रू रहेंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं। एंड क्या बोलता है बच्चों? दोनों में से दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा। देख लेते हैं, दोनों ट्रू है क्या? यस, तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है क्या? नो। दोनों ट्रू है क्या? नो। दोनों ट्रू है क्या? नो। तो बाकी तीनों के केस में दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं थे। सर एक तो ट्रू है, नहीं नहीं, एक ट्रू पे भी नहीं चलेगा। एंड का रूल होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो ही आंसर ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स। चलो ये क्या हो जाएगा सर आपका? ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका? फॉल्स। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर थर्ड के बाद आता है आपका फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं इफ देन। इसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल। कंडीशनल समझते थोड़ा इसके बारे में बच्चों, इसमें थोड़ा समझना होता है। जैसे मैंने बोल दिया इफ P देन Q, ऐसा। तो यहां पर इफ P देन Q का मतलब क्या होता है? इसको मैं कैसे लिखता हूं? P इंप्लाइज दैट Q। मतलब ये साइन जो था ना एरो का, ये इफ देन को रिप्रेजेंट करता है। सो एरो के पहले एक स्टेटमेंट होगा, एरो के बाद में एक स्टेटमेंट होगा, और वो बंदे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो एरो के पहले है वो इफ के बाद आता है, दिख रहा है? इफ के बाद, इफ P। जो एरो के बाद में है वो देन के बाद आता है, तो देन के बाद Q, ऐसा। सो इफ P देन Q, तो इफ के बाद जो भी आएगा वो पहले, देन के बाद जो भी आएगा वो बाद में, ऐसा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये भी मजेदार चीज है बच्चों। ये टेबल सभी को आना चाहिए, पूरे चैप्टर की जान है ये टेबल। P ए Q हो जाएगा P इंप्लाइज दैट Q। बच्चों याद रखना, इस इंप्लाइज का एक नियम है। नियम ये है कि जैसे पहला स्टेटमेंट ट्रू है, फिर इंप्लाइज दैट दूसरा फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आता है। याद रख लो, इंप्लाइज में जो पहले होता है उसको पहले देखने का, जो बाद में होता है उसको बाद में देखने का, आगे पीछे नहीं करने का। समझ गए बात को? बता दो क्यों। सो ट्रू इंप्लाइज दैट फॉल्स, मतलब जैसे मैंने बोल दिया P इंप्लाइज दैट Q, तो अगर P ट्रू है, अगर P ट्रू है, ध्यान देना, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो ही तो बना ट्रू इंप्लाइज दैट फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा। TF रहेगा तो ये आएगा, FT भी नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला? FT भी नहीं चलेगा, TF। कंफर्म? यस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। चेक करते हैं, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान रखो। सो इंप्लाइज क्या बोलता है सर? पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो ही आंसर क्या आता है सर? तो ही आंसर आता है फॉल्स। तो पहला तो ट्रू है, क्या दूसरा फॉल्स है? नो। पहला ट्रू था बट दूसरा फॉल्स नहीं निकला। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है क्या? यस।
तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स आता है। देखो ना, देखो ध्यान से, करेक्ट। सो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स आएगा। यहां पे पहला ट्रू था बट दूसरा फॉल्स है ही नहीं। अब आगे जाओ, पहला ही ट्रू नहीं है, खत्म। पहला ही ट्रू नहीं है, खत्म। जब पहला ही ट्रू नहीं है तो दूसरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ टीएफ के केस में एफ आएगा, बाकी हर केस में आंसर क्या आएगा? ट्रू। देख लो ध्यान से, क्लियर। सो इंप्लाइज क्या बोलता है सर? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये हो गया हमारा नॉट, निगेशन और डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन, इफ देन कंडीशनल। एक बात और, ये जो P इंप्लाइज दैट Q होता है ना, इसका एक फॉर्मूला है। क्या जानते हो बच्चों? इसको मैं और के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसा कन्वर्ट करने का? जो पहला स्टेटमेंट है उसमें लगा दो निगेशन, जो पहला स्टेटमेंट उसमें लगा दो निगेशन, उसके बाद बीच में लिखो और। क्या लिखोगे? और। उसके बाद क्या लिखोगे? दूसरा स्टेटमेंट। सो P इंप्लाइज दैट Q क्या हो जाएगा सर? निगेशन P और Q। व्हाट इज P इंप्लाइज दैट Q? निगेशन P और Q। दैट्स इट, खत्म। चलो आते हैं नेक्स्ट के बारे में। सो अगला है हमारा बाय कंडीशनल। क्या है दोस्तों? 5वां नंबर, बाय, सॉरी वेट, पहले हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्टकट में लोग IFF भी बोलते हैं। किसी ने IFF बोल दिया मतलब समझ जाना वो बाय कंडीशनल है। नाम क्या है? बाय कंडीशनल। एकदम पूरा बेसिक्स है, ये आप पढ़ लिए ना, बात खत्म। इसका साइन क्या होता है? ऐसा डबल साइड एरो बेटा। मतलब कैसा? P है, Q है, डबल एरो। तो दिखाते कैसे हैं? P इफ एंड ओनली इफ Q, ऐसा स्टेटमेंट ऐसे लिखना होता है। P डबल इंप्लाइज दैट Q का मतलब क्या होता है? P इफ एंड ओनली इफ Q। चलो आ जाओ, सेम चीज, दो स्टेटमेंट रहेंगे हमारे पास, P रहेगा, Q रहेगा, P डबल इंप्लाइज दैट Q रहेगा। देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब तो मुझे लगता है याद हो गया होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा। तो सर डबल इंप्लाइज दैट Q क्या करता है? सेम सेम रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा। यस बच्चों, सेम सेम रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। सर दोनों स्टेटमेंट सेम होना चाहिए, मतलब हमको ये नहीं देखना है TTFF, ऑब्वियस बात वही देखना है। तो सेम मतलब चाहे वो TT हो चाहे FF हो, बस। तो TT हुआ, आंसर ट्रू आएगा। सेम है क्या? नहीं, एक T और एक F है, डिफरेंट हो गया। ये सेम है क्या? नहीं, एक F और एक T है, डिफरेंट हो गया। FF सेम है तो आंसर ट्रू। F मत लिख देना गलती से, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है? अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है मतलब या तो दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू फॉल्स, तो ओवरऑल आंसर ट्रू आता है। और डिफरेंट के केस में आंसर क्या आता है बच्चों? फॉल्स। देखा? तो मैंने ये आपको 5 टेबल सिखाया अभी तक, ध्यान से देखो। राइट, तो सबसे पहले मैंने बताया कि स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। उसके बाद कौन से बंदे स्टेटमेंट नहीं होते वो भी बता दिया। फिर ट्रुथ वैल्यू का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में एटॉमिक कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में एक्सप्लेन किया। डॉट क्या बोलता है सर? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और क्या बोलता है? एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ एंड ओनली, सॉरी, इफ देन क्या बोलता है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एंड बच्चों इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है? सेम सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जिस तरीके से P इंप्लाइज दैट Q के लिए फॉर्मूला था, वैसे ही P डबल इंप्लाइज दैट Q के भी लिए फॉर्मूला है। अब P डबल इंप्लाइज दैट Q का मतलब क्या होता है? कंडीशन दोनों के ऊपर है, इसलिए एक बार कंडीशन, हाँ, तो वो दोनों को देंगे। देखा? एक बार P इंप्लाइज दैट Q करेंगे, एक बार Q इंप्लाइज दैट P करेंगे, और दोनों चाहिए ना, इसलिए बीच में क्या डालेंगे? एंड। याद रखो, हमें दोनों कंडीशन चाहिए, कंडीशन P के ऊपर भी हो, कंडीशन Q के ऊपर भी हो। तो P इंप्लाइज दैट Q एंड Q इंप्लाइज दैट P। अब सभी को पता है कि इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पीछे एक्सप्लेन किया। सो पहले वाले का निगेशन, बीच में और, दूसरा एज इट इज। ये एंड कॉपी कर लो। पहले वाले का निगेशन से पहले कौन है? Q, तो निगेशन Q हो जाएगा, बीच में और, सेकेंड वन एज इट इज। देखा आप सबने? तो ये हमारा P डबल इंप्लाइज दैट
क्यू का भी फॉर्मूला हो गया। अब आई होप यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, कोई भी जब स्टेटमेंट आता है, ध्यान देना, तो स्टेटमेंट में तीन चीजें मिलती हैं, ध्यान देना। या तो आपका स्टेटमेंट टोटोलॉजी होगा, या तो आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन होगा, या तो आपका स्टेटमेंट कंटिंजेंसी होगा। समझते हैं बात को? मतलब जैसे मेरे पास कोई भी एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, तो वो स्टेटमेंट को मैं कब बोलूंगा टोटोलॉजी, कब बोलूंगा कॉन्ट्रडिक्शन, कब बोलूंगा कंटिंजेंसी। तो ध्यान से सुनो, अगर आपका स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो जाए, ऑलवेज ट्रू मतलब सारी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, कुछ भी कंडीशन दो, जो फाइनल आंसर है वो हमेशा ट्रू ही आना चाहिए, मतलब कुछ भी बोलो वो हमेशा ट्रू ही रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। कुछ भी बोलो हमेशा फॉल्स रहेगा, हाँ, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। फॉलसी, फॉलसी मतलब एवरी टाइम फॉल्स, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। कंटिंजेंसी मतलब मिक्स्ड में, मतलब नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। बच्चों इसके ऊपर ना टेबल आता है बनाने के लिए, तो नीदर टोटोलॉजी मतलब ना ही पूरी तरीके से ट्रू है और ना ही पूरी तरीके से फॉल्स है, आंसर मिक्स में आ रहा है। जैसे यहां देखो मिक्स में है ना, TFFT, पूरा ट्रू है नहीं, पूरा फॉल्स है नहीं, मिक्स आ गया ना, मतलब ये क्या है, आपका कंटिंजेंसी है, राइट। तो हमारे जो लॉजिकल स्टेटमेंट के टेबल्स होते हैं वो ये तीन ही कैटेगरी में ही गिरते हैं, या तो वो टोटोलॉजी होगा, या तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, या तो वो कंटिंजेंसी होगा, राइट। अगर पूरा स्टेटमेंट ट्रू है तो हो जाएगा टोटोलॉजी, पूरी तरीके से फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दोस्तों अगर मिक्स है तो क्या हो जाएंगे, कंटिंजेंसी। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बच्चों ड्यूअलिटी। क्या बोलते हैं, ड्यूअलिटी। एग्जाम में पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी, बहुत सिंपल है, ठीक है। और एक है निगेशन। दोनों लगभग एक जैसे काम करते हैं लेकिन इनको समझना पड़ता है। अच्छा, इसको समझाने के पहले एक और चीज समझाता हूं मैं आपको, क्वांटिफायर्स। यस बच्चों, क्वांटिफायर्स बहुत मस्त चीज है, बच्चों को समझता ही नहीं है हाँ समझेगा, बड़ा आपको समझेगा, गारंटी देता हूं बच्चों। चलो, सो क्वांटिफायर्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। एक होता है यूनिवर्सल, जिसको हम दिखाते हैं उल्टा ए से, जी हाँ बच्चों उल्टा ए, और एक होता है एग्जिस्टेंशियल, ये होता है उल्टा ई। अच्छे से देता हूं, समझ गए। सो दो होता है, एक यूनिवर्सल, एक होता है एग्जिस्टेंशियल। समझते हैं क्वांटिफायर्स का पहले मतलब क्या होता है। बच्चों ध्यान देना, जब कभी भी हम क्वांटिफायर्स की बात करते हैं ना, तो क्वांटिफायर्स में दो चीजें दी गई होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं और एक कंडीशन होता है, और उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि आंसर ट्रू है कि फॉल्स, मतलब समझते हैं। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बोलता है कि मेरे पास मान लो जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं और एक कंडीशन दिया गया है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक क्लास 12th है, एंड 12th में बाहर मेरे पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब उनको क्लास के अंदर आना है। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ये है कि जो क्लास 12 से बिलोंग करेगा, जो क्लास 12 में पढ़ता है, वही हमारी क्लास में आ पाएगा, है कि नहीं। मैं पूछूंगा क्या भाई तू क्लास 12 से है, आ जा अंदर, हाँ बोलेगा तो आ जा अंदर। क्या भाई तू भी क्लास 12 से है, तू भी आ जा। मतलब 5 बच्चे बैठे हैं, मान के चलो 5 लोग हैं, पांचों के पांचों ने बोला सर हम लोग क्लास 12 से हैं, मैंने सबको अंदर ले लिया। मतलब सबने, हर एक वैल्यू ने, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको मैं वैल्यूज बोलूंगा, ठीक है ना, वो सारी की सारी वैल्यूज ने क्लास है 12th में हम पढ़ते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। भाई सब लोग करते हैं, लेकिन सोचो पांचों में से किसी एक ने भी बोला होता सर मैं क्लास 12 से बिलोंग नहीं करता, तुम्हारा आंसर क्या हो जाता बच्चों, फॉल्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बोलता है, दिए गए कंडीशन को अगर सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर दिया तो ही आंसर ट्रू आएगा। मतलब जितने भी पास भी मेरे पास वैल्यू दी गई है, चाहे वो 5 दे जाए, चाहे 10 दे दे, चाहे इन्फिनिटी दे दे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों,
एक छोटा सा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड आपका जो n है आपका जो x है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखते हैं क्या होता है। ये कंडीशन है और ये वैल्यूज है, बराबर। ये कंडीशन और ये वैल्यूज है बच्चों, तो कैसे होगा। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो फटाफट। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी। अब देखते हैं क्या ये x की सारी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल तो है ना, एक तो हो रहा है प्रूफ, चलो हो गया। 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, यस। 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज ग्रेटर देन 1, यस। 4 लिया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इज ग्रेटर देन 1, यस। अब कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। मतलब जितनी की जितनी वैल्यूज थी सब ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर ऑल लगाता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यू। तो फॉर ऑल क्या बोलता है कि मैं ट्रू तभी बोलूंगा, ध्यान सुनना। फॉर ऑल क्या बोलता है कि मैं ट्रू तभी बोलूंगा जब सारी की सारी वैल्यू मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अरे भाई की ना, तो यस आंसर ट्रू हो गया। समझे बच्चों, यस ऐसा था। और यार ना यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम बोलते हैं फॉर ऑल, यस फॉर ऑल बोलते हैं। और ये होता है देयर एग्जिस्ट, ये दूसरे नाम है इनके, चलेगा। सो यूनिवर्सल का मीनिंग समझ रहे सब लोग। यूनिवर्सल क्या बोलेगा बच्चों, अगर दिए गए कंडीशन को सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर दी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है, एकदम अपोजिट है कि भाई सब लोग किए ना फर्क ना किए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक बंदा मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे चल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है कि जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन सारी वैल्यूज में से अगर किसी एक ने भी, भाई 100 दी गई थी, 100 में से अगर किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया मैं आंसर ट्रू देख दूंगा, मैं आंसर ट्रू दे दूंगा तेरे को। अगर किसी ने भी नहीं किया तभी मैं फॉल्स बोलूंगा। समझ गए बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है बच्चों, ध्यान रखिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, जब मैं सम्स कराऊंगा तो और मजा आएगा। एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है कि जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन सारी वैल्यूज में से कम एक वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। सो यूनिवर्सल क्या बोलता है, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो आंसर ट्रू दूंगा, अदरवाइज फॉल्स। और एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है, किसी एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। देखा आप सभी ने। चलो अब पढ़ाता हूं ड्यूअलिटी। चल भाई, तो ड्यूअलिटी मतलब क्या होता है, जस्ट स्टेटमेंट को चेंज करना। अगर स्टेटमेंट में और है उसको एंड बना दो, एंड है उसको और बना दो, ट्रू है उसको फॉल्स बना दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू बना दो, टोटोलॉजी है तो बना दो कॉन्ट्राडिक्शन। स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी, स्मॉल सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है तो बना दो टोटोलॉजी। मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया कई बार। लेकिन इसके जैसा ही निगेशन चलता है, लेकिन थोड़ा सा निगेशन में कुछ अलग चीजें आती हैं। क्या, और है तो एंड, एंड है तो और, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी। देखा ये सब सेम था, ड्युअलिटी में ये सारी चीजें सेम है। अब अलग क्या रही वो देख लो। अब अलग क्या है, अलग इसमें ये है कि अगर स्टेटमेंट में निगेशन नहीं है तो निगेशन लगा दो, और अगर स्टेटमेंट में पहले से निगेशन लगा है तो निगेशन निकाल दो। ये मैं निगेशन निकालने की बात कर रहा हूं। कहीं पे फॉर ऑल है उसको देयर एग्जिस्ट बना दो, और कहीं पे देयर एग्जिस्ट है उसको फॉर ऑल बना दो। ठीक है, ऑल है तो सम कर दो, और सम है तो ऑल कर दो। ये नियम है, ये पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, अगर मैं बोलूं ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, किसी ने पूछा इसका निगेशन बताओ, जब आप क्या बोलोगे, ऑल के प्लेस पे सम बना दो। क्या हो जाए, सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, बिकॉज स्टेटमेंट पर अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट,
तो बोलो इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों? यस, इसका निगेशन क्या हो जाएगा? ऑल के प्लेस पे सम। बॉयज आर नॉट लगा क्या? नहीं लगा दो, नॉट स्मार्ट। ये इसका हो गया बच्चों निगेशन। देखा, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल। अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखा आप सभी ने। सो आई होप कि आपको ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैंने क्या क्या सिखाया। अब इसके अंदर एक और चीज बताऊं मैं आपको। देखा जाए तो सर्किट डायग्राम, यस, जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है, प्लीज ध्यान देना, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में दो चीजें होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, पता रहेगा। अब इसमें क्या होती है? स्विचेस होती है। जैसे मैंने ले लिया सीरीज में फर्स्ट स्विच और ये सेकंड स्विच है, स्विच S1 एंड स्विच S2। इसको मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, फिर लगा दिया लैंप, ये प्लस और ये माइनस। आप सबको पता है करंट क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, पता ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो S1 को हम यहाँ पे बोलते हैं P और S2 को हम बोलेंगे Q, बिकॉज ये S1 S2 स्विचेस हैं। हम यहाँ पे अपने लॉजिकल स्टेटमेंट में इसको स्टेटमेंट बोल देंगे। अब मुझे अब ये बताओ S1 S2, क्योंकि अगर करंट पास होना है तो S1 S2 को दोनों को क्लोज होना पड़ेगा। अगर कोई एक भी ओपन हुआ तो करंट आपका लैंप L तक जाएगा ही नहीं और लैंप L आपका ऑन होगा ही नहीं। मतलब जैसे मान चलो मैं S1 को क्लोज किया, S2 ओपन रखा, तो करंट यहां से जाएगा S1 तक जाएगा, बट इसके बाद जा ही नहीं पाएगा। या मैंने S2 को ओपन क्या बोलते हैं, S1 को ओपन रखा, S2 क्लोज कर दिया, करंट यहां से गया, S1 पे रुक गया। मैं दोनों ओपन कर दिया, करंट आगे जा ही नहीं रहा है। मैं दोनों क्लोज कर दिया, तभी करंट आगे जाएगा। याद है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, वैसा ही कुछ मैच हो रहा है। जब दोनों क्लोज रहेगा तो ही करंट पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा दोस्तों। दोनों क्लोज रहेगा तो ही करंट पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस यहां पे क्या हो जाएगा आपका? एंड। तो सीरीज में हम लोग क्या यूज करते हैं? एंड। अब यही अगर मैं पैरेलल की बात करूं, ये मेरे पास पैरेलल है, एक है S1 और एक है S2, प्लस माइनस लैंप L। चलो, सो यहां पे S1 हमारा P है, S2 हमारा Q है। अब S1 S2 में अगर कोई भी एक क्लोज रहा तो करंट पास हो जाए। कैसे? अगर मान लो S1 क्लोज रहा तो करंट आपका S1 के थ्रू पास हो गया, राइट ना। मान लो S2 क्लोज रहा तो करंट आपका S2 के थ्रू पास हो जाएगा। मान लो S1 S2 दोनों क्लोज रहे तो ऊपर नीचे कहीं से भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ओपन रहे तो करंट पास नहीं होगा। ये और में होता है। यस, याद रखना, जब कभी भी सीरीज आएगा बच्चों, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एंड। और जब कभी भी आएगा पैरेलल तो हम क्या यूज करेंगे? और। ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप पूरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे और मजा आने वाला है, बिकॉज यही सारी चीजें और भी हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। बट हाँ, मैंने ट्राई किया इसको बहुत ही बेस्ट वे से समझाने के लिए। तो गाइस, आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या सिखाया, एक बार फटफट से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या सीखे हम लोग। तो बच्चों, हमने क्या सीखा यहाँ पे? लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट के बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, फिर उसके पांचों के पांचों टेबल का इंफॉर्मेशन, फिर क्वांटिफायर्स, हाँ उसके पहले टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या होता है, ड्युअलिटी क्या होती है, निगेशन क्या होता है, और सर्किट डायग्राम क्या होता है। राइट। सो आई होप कि ये लेक्चर में आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, क्योंकि ये चैप्टर 8 मार्क्स का है और 8 मार्क्स के लिए ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट